हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग ज्योग्राफी को डिस्कस करें, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करें और इंडियन ज्योग्राफी में प्रश्न संख्या 81 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 82 से स्टार्ट करेंगे और मैं बता दूं इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो 82 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग होती है कितने मीटर तक होती है? तो गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, ओल्डहम के अनुसार अगर बात करें तो गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर और गलेनी के अनुसार अगर बात करें तो 2000 मीटर है। 83 है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा नदी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न में दी गई भारत की नदियों का वाह लंबाइयां जो है, गंगा नदी की 2525 किलोमीटर लंबाई है, गोदावरी की 1465, नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर, महानदी की जो लंबाई है 851। स्पष्ट है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। 84 है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को एनालिसिस कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। सी ऑप्शन। 2011 के जनगणना के अनुसार गंगा नदी के किनारे स्थित कुछ प्रमुख शहरों की जो जनसंख्या है, कानपुर का आप देख सकते हैं, पटना का देख सकते हैं, ठीक है, और वाराणसी का भी आप देख सकते हैं। यहां पे जो जनसंख्या है कानपुर में सबसे ज्यादा है, तो गंगा नदी के किनारे जो स्थित सबसे बड़े जो शहर है वो है कानपुर। 85 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह नदी कौन सी है? तिब्बत मानसरोवर झील में या झील के पास जिस नदी का जो स्रोत है वह जो नदी है वह है आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, यानी उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ब्रह्मपुत्र नदी याद रखिएगा तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमायुंगदुंग हिमनद से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है और जो सिंधु नदी है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। 86 है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जयमोली है, तिस्ता है, कामेग है, सुवन मीरी है, धनसिरी है, बूढ़ी दिहांग है, दिसांग है, कोपली है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। 87 है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तुलना कीजिए, हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, अधिकांश हिमालय जो नदियां हैं वो 12 मासी हैं, यानी 12 महीना ये बहती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जो है ये वर्षा पर जो है निर्भर है, यानी वर्ष में ये मतलब 12 महीने ये नहीं बहती हैं। तो पानी के अनुसार यानी वर्षा के पानी पर ये ज्यादा निर्भर करती हैं। दूसरा है, तो ये पहला जो मतलब कि जो तुलना है बिल्कुल सत्य है, याद रखिएगा। जो दूसरा तुलना दिया गया कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी के तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है। तीसरा है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है सही नहीं है। तो केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, अधिकांश हिमालय नदियां 12 मासी हैं, यानी 12 महीने बहने वाली हैं। इनमें 12 महीने पानी जो है रहता है, अवेलेबल रहता है, जो हिमालय ग्लेशियर से जल प्राप्त करती हैं। ये 12 मासी जो नदियां हैं हिमालय के जो बर्फ है पिघलते हैं, ग्लेशियर से पिघले जल को जो है ये प्राप्त करती हैं। बर्फ से अपने जल के अस्थायित्व को बनाए रखती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर जो है निर्भर हैं।
हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी के तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालय नदी युवा नदी की उदाहरण है तथा ये प्रायद्वीपीय नदी के तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती है। 88 है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा, ऑप्शन ए। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 89 है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो रिवर्स है वो कौन कौन सी है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा है, याद रखिएगा नर्मदा है और ताप्ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियों में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। 90 नंबर है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी जो है किस किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी रिवर कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई और 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। 91 है, सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहां से? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है। सोन और नर्मदा नदियों का जो उद्गम है वो है अमरकंटक, तो अमरकंटक से होता है, जबकि महानदी धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। 92 है, दामोदर नदी जो है कहां से निकलती है बताइए? दामोदर नदी का जो उद्गम होता है कहां से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पहाड़ियों से निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है 592 किलोमीटर है, याद रखिएगा। 93 है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित वह कौन सी नदी है जो भूमि बंधित नदी है? तो है आपका लूनी नदी। ऑप्शन में जो दिया गया सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है, से सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। 94 है, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कोसी नदी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है और यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार जो है अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। 95 है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? कहां से निकलती हैं? दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियों की जो उद्गम है वो कहां से होता है? याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा जो नदियां हैं ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती हैं। सुवर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से पश्चिम बंगाल के खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। 96 है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है जिसकी दिशा 6 माह तक जो है यानी जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक तथा से 6 माह तक यानी ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम जो ये मानसून हवाएं हैं इनकी जो उत्पत्ति है उद्गम जो है तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया। पहला है तापीय संकल्पना,
यानी मानसून की उत्पत्ति स्थल जल के असमान संगठन और उनके गर्म तथा ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, यानी इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन का पर्याप्त प्रभाव होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर दूसरा जो संकल्पना देखें, नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लान नामक विद्वान ने किया था। 97 है मैंगो सावर है, आम्र वर्षा क्या है? बोलिए, आम्र वर्षा है। इसका सही जवाब क्या होगा? 97 नंबर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावत के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल और असम में अप्रैल मई में होने वाली जो तड़ित झंझावत है, इसके साथ वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 98 है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून यानी लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 99 है चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मानसीराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। 100 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं, दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रदेश का नाम दिया गया है। तो बाढ़ का जो संबंध है वह उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में। इसके बाद जो भूकंप है इसका जो संबंध है हिमालय का गिरिपात क्षेत्र। सूखा का जो संबंध है, सूखा कहां पर ज्यादा होता है? तो मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात तो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बारे में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है। वर्तमान में इस संगठन ने देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में, 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपात क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। सूखा से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। कुछ पश्चिमी तट पर अरब सागर में भी ये आते हैं। भारत का पूर्वी तट बंगाल के खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं या प्रभावित क्षेत्र हैं, जिसमें उड़ीसा, ठीक है, यानी उड़ीसा या ओडिशा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सबसे ज्यादा है। 101 है करेवास मृत्तिका, जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है। इसके उत्पादन के लिए उपयोगी है। कहां पाई जाती है? तो बताइए ये कहां पर पाई जाती है? करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, यह पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, जाफरान यानी केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी यानी वुदूर में उपजाई जाती है। ये ताजे जल के द्वारा जमा की गई मिट्टी है। प्रश्न संख्या 102 है, रेगर किसका नाम है? रेगर एक मिट्टी का नाम है। किसका नाम है? तो रेगर को काली मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्ण कटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भागों तक विस्तृत है। प्रश्न संख्या 103 है, रेगुड़ या रेगर मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा कहां मिलती है? रेगड़ या रेगुर मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऑलरेडी वैसे इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो इसको स्किप करते हैं। 104 नंबर है रेगुर नाम है, सेम प्रश्न सेम जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी को रेगुड़ या रेगड़ मिट्टी कहते हैं। 105 है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन किसके द्वारा या किसके माध्यम से रोका जा सकता है? तो वनारोपण के द्वारा, वन को लगाकर, पेड़ पौधों को लगाकर जो है मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं, उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय हैं, जैसे वृक्षारोपण यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी या समोच्च रेखीय कृषि और अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, ये सभी मृदा संरक्षण के उपाय हैं। 106 नंबर है गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा देखिए जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। 107 है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर मिट्टी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ के पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला रक्ता भूरा पाया जाता है। 108 है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा जो है निर्मित है? कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद के द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा देश के 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टियों को दो उपवर्गों में बांटा गया है। पहला नवीन जलोढ़ या खादर। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। दूसरा प्राचीन जलोढ़ या बांगर। मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से कुछ दूर ऊंचाई पर होती है, याद रखिएगा। 109 है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा 20.7%। 20.7% इसका जो है प्रतिशत है। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत के कुल 20.64% यानी लगभग 6,78,333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश का वनावरण वन स्थिति रिपोर्ट शीर्ष से जारी करता है। ISFR 2021 के अनुसार वर्तमान में वन आवरण 21.71% तथा वन और वृक्षा आवरण 24.62% है। बिहार में वन आवरण 7.84% है। प्रश्न संख्या 110 है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगर बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिए गए विकल्प में पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश और उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में है। 111 है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहां पर है? तो प्रतिशत के रूप में अगर बात करें तो सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वह है मिजोरम में, सी ऑप्शन। न्यू डेटा को याद रखिएगा। ISFR 2021 के अनुसार अगर बात करें तो भारत के सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि विकल्प राज्यों में मिजोरम के 85.53% यानी सर्वाधिक प्रतिशत भागों पर जो है वनों का विस्तार है। 112 है भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी जो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार या 2020 के डेटा के अनुसार अगर बात करें तो भारत के राज्यों में वन जीव अभ्यारण्य की जो सबसे ज्यादा संख्या है वो महाराष्ट्र में 48 है, जबकि संघ राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 है। दोनों प्रश्न याद रखिए, ये दोनों प्रश्न है। अगर
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पूछा जाए प्रश्न तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप, और राज्य के बारे में पूछा जाए तो महाराष्ट्र। 113 नंबर है, समस्त विश्व में तेंदुआ की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? विश्व में तेंदुआ की सबसे ज्यादा जो आबादी है वो भारत में है, इसकी अनुमानित जो संख्या है, देखिए जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852 यानी 12,172 से 13,535 के बीच तेंदुआ के होने का अनुमान है, लियोपार्ड के होने का अनुमान है। 114 है, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। देखिए भारत की जनसंख्या के विशेषताओं के संबंध में अगर मनन कीजिएगा तो इसका जो सही जवाब होगा, पहला जो स्टेटमेंट है कि 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई, ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया, गलत है। तीसरा 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट सही है, वर्ष 1991 के जनगणना के अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। पहला और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 21.34% थी, याद रखिएगा। 1991 में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर 24.8% था, 2001 में 21.6% रह गया। 2001 के जनगणना के अनुसार 35 बड़े नगरों में 48% नगरीय जनसंख्या निवास नहीं करती है। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7% थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं साक्षरता जो है पुरुष और महिला में, कुल साक्षरता 1991 में 52.21%, 2001 में 64.84% और 2011 में 73%। पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता भी देख सकते हैं आप। न्यू डेटा को याद रखिएगा, 2011 में जो पुरुष और महिला साक्षरता में जो अंतर था वो था 16.3% का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो लगभग 31% था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% था, ग्रामीण जनसंख्या 68.8% था। 116 है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहां से निकली है? तो गंडक से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिसमें से कुछ नहरें निकाली गई हैं और इनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। 117 है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर जो है किस मतलब कि नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंडक नदी से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 118 है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल जो है एक संयुक्त परियोजना है, किन किन राज्यों की? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का मतलब कि संयुक्त उपक्रम है और इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। 119 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 120 है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? बताइए किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। 121 पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? बताइए, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो याद रखिए कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है।
पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, इंटरलिंकिंग से जुड़ी हुई है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। 122 है, हीराकुंड बांध जो डैम है, हीराकुंड डैम तैयार किया गया किस नदी पर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया। तो हीराकुंड जो डैम है ये महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 123 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।